हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम +2 के अंदर जो हमने चैप्टर किया था वो किया था अपनी पहली इकाई, वो हम कंप्लीट कर चुके थे, जो हमारी स्वतंत्रता समानता। ठीक है। उसके बाद जो आपकी द्वितीय इकाई है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो द्वितीय इकाई का जो है आपको वो है आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं। आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं। ठीक है। द्वितीय इकाई कौन सी है आपकी? आधुनिक राजनीतिक अवधारणा। और इस द्वितीय इकाई का जो आपका पहला लेसन है वो है राजनीतिक समाजीकरण। द्वितीय इकाई का जो पहला लेसन है वो राजनीतिक समाजीकरण। देखो ये बहुत ही अच्छा लेसन है आपका। राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति जो आप पढ़ते हो ना, ये बहुत ही अच्छे लेसन है। ये आधुनिक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है। तो जो ये अवधारणाएं थी ना, आप राजनीतिक समाजीकरण पढ़ोगे, राजनीतिक संस्कृति पढ़ोगे, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधारणाएं हैं। यानी हम कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो जो देश स्वतंत्र हुए थे, हमने पढ़ा था ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही तो बहुत से देश स्वतंत्र हुए थे, आजाद हुए थे, उसमें भारत भी एक था। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद कौन कौन से एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका, यहाँ से बहुत से देश क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए थे। बहुत से देश स्वतंत्र हुए थे। और इन्हीं देशों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए, इन देशों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए कुछ राजनीति में नवीन अवधारणाएं जोड़ी गई। राजनीति में नवीन अवधारणाएं, ये नवीन यानी आधुनिक यानी नवीन, यानी तुलनात्मक राजनीति में अनेक नवीन अवधारणाओं का विकास हुआ था। कुछ नवीन अवधारणाएं विकास यानी सामने आई, उनका विकास किया गया। तो इसके अंदर 1% तो आपका यही फिक्स हो जाता है। एक तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का मैटर है, पहले का नहीं है। तो 1900 द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था आपका? 1939 से लेकर 1945 के मध्य, यानी इसके बाद की कहानी है ये। ठीक है। कौन से देशों से संबंधित है? जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश स्वतंत्र हुए थे, उनसे संबंधित अवधारणाएं हैं ये। उनसे संबंधित अवधारणाएं। अब हम बात करते हैं, देखो ये अवधारणाएं क्या हुआ था। देखो समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान के अंदर, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान भी एक सामाजिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान, इनके मध्य अंतर संबंध बढ़ रहे थे। बढ़ते अंतर संबंधों, यानी समाजशास्त्र राजनीतिक विज्ञान के अंतर संबंधों के फलस्वरूप समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं आई थी। यानी क्योंकि इसका मतलब ये जो थी वो समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं थी, जो अवधारणाएं थी वो समाजशास्त्रीय, यानी इनके मध्य अंतर संबंध बढ़ रहे थे। और फिर कुछ नवीन समाजशास्त्रीय अवधारणाएं या संकल्पनाएं हमारे सामने आई, विश्व के सामने आई। कौन कौन सी? जैसे राजनीति समाजीकरण, राजनीति संस्कृति, राजनीति व्यवस्था, ये सब क्या थी? ये सब समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं हैं। इसका मतलब राजनीतिक समाजीकरण भी एक समाजशास्त्रीय संकल्पना है या समाजशास्त्रीय अवधारणा है। ठीक है, समझे ना बात? तो एक तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के इन देशों के, ये जो उनके देश जो स्वतंत्र हुए थे, उन देशों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए राजनीति में कुछ नवीन अवधारणाओं का विकास हुआ। ये नवीन अवधारणाएं कहाँ से आई थी आपको बता देते हैं। राजनीति विज्ञान में, समाजशास्त्र में बढ़ते अंतर संबंधों के कारण इन नवीन अवधारणाओं का क्या हुआ था? इन संकल्पनाओं का विकास हुआ, या ये राजनीति विज्ञान में प्रवेश किया। यानी राजनीति विज्ञान में कहाँ से आई है? समाजशास्त्र से आई है। इसका मतलब राजनीतिक समाजीकरण भी क्या है? एक समाजशास्त्रीय संकल्पना है। आप चाहे राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, ये सब पढ़ोगे ना, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलिज्म, पॉलिटिकल सिस्टम, ये टोटल है, ये नवीन अवधारणा है। ये व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप जन्म हुआ था। अब ये व्यवहारवादी क्रांति के, ये +1 में आप पढ़ चुके हो, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। आपको पता है व्यवहारवाद आया था वो 1945 के बाद की अवधारणा थी। ठीक है, यानी इसके फलस्वरूप क्या हुआ था? इन अवधारणाओं का जन्म हुआ था। अब हम बात करते हैं
ये समाजशास्त्रीय अवधारणाएं थी। ठीक है, इसके अंदर राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, बहुत अवधारणाएं थी। तो ये ध्यान रखना, ये वो देश थे जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नए देश आजाद हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उनसे संबंधित थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं भी राजनीतिक समाजीकरण होता क्या है। देखो, राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है। राजनीतिक समाजीकरण, ये करने से पहले हम क्यों ना एक समाजीकरण का अर्थ पढ़ लेते हैं। समाजीकरण क्या होता है, राजनीति वाला मैटर आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। देखो, समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण होता है यानी हमारा समाज में समाजीकरण हो रहा है। इसका मतलब हम समाज के रीति रिवाजों को अपनाते हैं, समाज के सिद्धांतों के अनुसार चलना ही क्या है, समाज के रीति रिवाजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या है, समाजीकरण है। कोई व्यक्ति समाज में सही तरीके से नहीं रहता, हम कहते हैं इसका समाजीकरण नहीं है, नहीं, ये समाज के रहने लायक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब समाज के जो रीति रिवाज है, जो हम सीखते हैं, तो वो समाज में रहकर ही सीखते हैं ना। हमको जन्म से थोड़ी हमें रीति रिवाजों का पता था। हम समाज में रहते, समाज के रीति रिवाजों को देखा, उनके सिद्धांतों को देखा, फिर उनको अपने जीवन में अपनाया, फिर हमारा समाजीकरण हो गया। ये बोलते हैं हम समाजीकरण, यानी समाज के रीति रिवाजों के बारे में जानकारी। इसी प्रकार अब ये समाजीकरण का आप अर्थ समझ गए, तो राजनीतिक समाजीकरण बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ राजनीति के सिद्धांतों के बारे में जानकारी, राजनीति के सिद्धांतों के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या है, राजनीतिक समाजीकरण है। यहाँ पर तो समाज की रीति रिवाजों की, समाज के सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त करना समाजीकरण, यानी हम समाज के बारे में हम सीख चुके हैं, उनके सिद्धांतों रीति रिवाजों की जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है, तो वो समाजीकरण हुआ है हमारा। अगर हम राजनीति के सिद्धांतों को, राजनीति के नियमों को, राजनीति के रीति रिवाजों को जब हम अपने जीवन में अपना लेते हैं या उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बोलते हैं हम राजनीतिक समाजीकरण। तो क्या बोलते हैं हम, राजनीतिक समाजीकरण। यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति राजनीति का ज्ञान प्राप्त करता है, हम कह सकते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति राजनीति का ज्ञान प्राप्त करता है, यानी ज्ञान यानी जानकारी प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। राजनीतिक समाजीकरण, जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति समाज की जानकारी यानी ज्ञान प्राप्त करता है उसको समाजीकरण कहते हैं, और जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति राजनीति का ज्ञान प्राप्त करता है, राजनीति से संबंधित जानकारी प्राप्त करता है, उसको राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। यानी आप अपनी राजनीतिक समाजीकरण कहाँ से सीख रहे हो, आप अपने परिवार से सीख रहे हो, या अपनी मित्र मंडली से, या कोई शिक्षण संस्थान स्कूल से, आप विद्यालय से आप सीख रहे हो, वो राजनीतिक समाजीकरण ही हो रहा है। मैं राजनीति के बारे में आपको इतने चैप्टर लगाए हैं, इतने आपको बताया, तो ये राजनीतिक समाजीकरण ही हो रहा है। यानी आपको राजनीति की जानकारी प्राप्त हो रही है, आपको राजनीति की जानकारी प्राप्त हो रही है, जहाँ से हो रही है इसका मतलब आपको राजनीतिक समाजीकरण हो रहा है। फिर जिस प्रक्रिया द्वारा, कौन सी प्रक्रिया द्वारा, अगर आप राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, इसका मतलब आपका राजनीतिक समाजीकरण हो रहा है, उसकी जानकारी आपको प्राप्त है। अब राजनीतिक समाजीकरण के शब्दों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम राजनीतिक समाजीकरण शब्द को परिभाषित करने वाला जो व्यक्ति था वो हर्बर्ट साइमन था। सर्वप्रथम राजनीतिक समाजीकरण को परिभाषित करने वाला, उसको व्याख्या देने वाला, सबसे पहले राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या दी वो हर्बर्ट साइमन ने दी थी। हर्बर्ट साइमन, इसकी एक बुक थी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये इनकी बुक थी हर्बर्ट साइमन की, सोशलाइजेशन। ठीक है, ये हर्बर्ट साइमन की बुक थी, यानी इसका अर्थ है राजनीतिक समाजीकरण। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी राजनीतिक समाजीकरण, उसके बुक का नाम ही आप सीधा ही लिख सकते हो हिंदी में, राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण। तो राजनीतिक समाजीकरण जो बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी, हर्बर्ट साइमन ने लिखी थी, और इसने सर्वप्रथम राजनीतिक समाजीकरण को व्याख्यात किया था, उसको परिभाषित किया था भी राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है। वैसे आपको पता है क्या होता है राजनीतिक समाजीकरण, राजनीति के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही राजनीतिक समाजीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद एक आमंड और पावेल
आमंड पावेल की हम एक परिभाषा पढ़ते हैं। देखो, आपको जब अर्थ पता चल गया राजनीतिक समाजीकरण का, तो इसका मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था, जितने भी विचारक होंगे वो यही तो बात कहेंगे ना, कोई अलग थोड़ी बोल देगा। राजनीतिक समाजीकरण की बात हो रही है, इसका मतलब सभी यही कहेंगे भी राजनीति का समाज को ज्ञान प्राप्त करना, यानी समाज में व्यक्ति को जहाँ से राजनीति का ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो राजनीतिक समाजीकरण ही है। मैंने कहा चाहे वो मित्र मंडली से हो रहा है, चाहे वो विद्यालय से हो रहा है, चाहे परिवार से, कहीं से हो रहा है, जहाँ से आपको राजनीतिक ज्ञान मिल रहा है, इसका मतलब राजनीतिक समाजीकरण हो रहा है, यानी राजनीति का समाज में आना। राजनीति पहले में पता नहीं था, मान लो तो मेरे को राजनीति का पता नहीं था, लेकिन आपने मेरे को बता दिया राजनीति के बारे में, इसका मतलब अब वो मेरे पास भी राजनीति आ चुकी है, यानी राजनीति का फैलाव करना। या आप कह सकते हो, एक सिंपल सी लाइन बताता हूं मैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में राजनीति को पहुंचाना। कितना सिंपल है, देखो, राजनीति को या राजनीति के सिद्धांतों को पहुंचाना या आदर्शों को पहुंचाना, समझिए ना। देखो, मेरे को राजनीति का ज्ञान मैं कुछ जन्म से थोड़ी लेके आया हूं, मेरे को किसी ने बताया था, चाहे मेरे को विद्यालय ने बताया था, चाहे मेरे मित्र ने बताया था, या मेरे परिवार ने बताया था, कहीं ना कहीं मेरे को राजनीति का ज्ञान मिला था। इसका मतलब पहले वाली पीढ़ी थी उसको राजनीति का ज्ञान था, उन्होंने, परिवार ने क्या किया, मेरे को भी बता दिया, मेरे को राजनीति का ज्ञान हो गया। फिर आगे वाली मेरी नई पीढ़ी आएगी, मैं उसको राजनीति के बारे में बताऊंगा तो उसको राजनीति का ज्ञान होगा। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में राजनीति के सिद्धांतों को, नियमों को पहुंचाना ही क्या है, राजनीतिक समाजीकरण है। आप ऐसे भी कह सकते हो, आप ये कह सकते हो इस प्रक्रिया द्वारा राजनीति का ज्ञान होता है और राजनीतिक समाजीकरण है, या आप कह सकते हो राजनीति के सिद्धांतों को, आदर्शों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना ही राजनीतिक समाजीकरण है। बिल्कुल सिंपल सा अर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये उदाहरण सबसे हार्ड मान जाती है, लेकिन आप अगर आराम से मेरी बात सुनोगे ना, हम इसको एक बढ़िया तरीके से करेंगे, आपको वहीं याद हो जाएगा, आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको आप बता सकते हो, बस ये सिंपल सी बात है, राजनीति का ज्ञान देना ही राजनीतिक समाजीकरण है। समाजीकरण यानी समाज में राजनीति को लाना, समाज में राजनीति को लाना ही राजनीतिक समाजीकरण है, ऐसे भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आमंड और पावेल की एक परिभाषा पढ़ते हैं। आमंड और पावेल, आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ, ज़्यादा पत्ता पच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अर्थ इसका समझ चुके हो, ठीक है। आमंड पावेल यही बात करें, इसने कहा था राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश किया जाता है। ध्यान से सुनो, राजनीतिक समाजीकरण मैं लिख देता हूं थोड़ा, राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश किया जाता है। इसका मतलब जब आपको राजनीति के बारे में, सिद्धांतों के बारे में जब आपको बताया जाएगा, यानी राजनीतिक समाजीकरण किया जाएगा, इसका मतलब आप भी राजनीति में प्रवेश कर लोगे ना। जब पता ही नहीं है राजनीति के बारे में तो कहाँ प्रवेश करेंगे, कहाँ सरकार की, किसको वोट देंगे, किसकी सपोर्ट करेंगे, किसका पक्ष विपक्ष लेंगे, नहीं पता होगा ना। जब आपको राजनीति के बारे में बता दिया था, फिर आप राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हो, इसका मतलब राजनीति में प्रवेश करना है, बस एक ही बात है। ज्ञान होगा तभी तो हम प्रवेश करेंगे। जब राजनीति का पता ही नहीं है, अभी 18 साल के बाद हमें मत बनाना है, पहचान पत्र बनाना है जी, उसके बाद हमें वोट भी देना चाहिए, इस चीज़ का हमें पता ही नहीं होगा तो कहाँ प्रवेश करेंगे। हमें ये पता नहीं होता भी चुनाव का अधिकार है, हम निर्वाचन के लिए खड़े हो सकते हैं, हमें एक उम्मीदवार के रूप में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पता ही नहीं होता तो कहाँ से करेंगे। लेकिन जब हमें पता होगा राजनीति के बारे में, राजनीति की जानकारी हमें होगी, तो हम क्या करेंगे, राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करेंगे, बस यही होता है। राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा आपको राजनीतिक संस्कृति, जो कल्चर है, ये आगे वाला आपका नेक्स्ट लेसन है, यानी राजनीतिक संस्कृति में आपको प्रवेश कर दिया था, इसका मतलब राजनीति के बारे में आपको कंप्लीट रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। आप राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर देते हो, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है आपका कावानाथ, उन्होंने भी एक बात की थी, ये भी एक विचारक था जिसने राजनीतिक समाजीकरण में बताया था, इसने एक ही बात कही थी कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का वर्णन है या वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से राजनीति से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, ये तो बात कही थी मैंने आपको, तो यह वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया वर्णन है, वह प्रक्रिया का वर्णन है जिस प्रक्रिया के माध्यम से, मैं मेन जो
परिभाषा वो लिख देता हूँ, आप पे आप लिख लेना। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है, राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से राजनीति का ज्ञान प्राप्त होता है, राजनीति का ज्ञान प्राप्त। कोई बात आगे ना, अलग थोड़ी है। इसका मतलब परिभाषा अर्थ ही तो है, यानी अर्थ आपको याद है तो आप परिभाषा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से राजनीति का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। आप अगर मेन इसका मूल, इसका मैटर समझ गए ना, इसका अर्थ समझ गए, तो आपसे कोई कुछ भी पूछे आप इसका बता दोगे, अलग कोई ऐसा मैटर ही नहीं है। जैसे हम बात करते हैं राजनीतिक समाजीकरण में, हम बात करें भाई, आप कहोगे सर किस प्रकार, कैसे राजनीतिक समाजीकरण होता है, राजनीतिक ज्ञान कैसे मिलता है। तो हम एक सिंपल सी बात लेते हैं, हर देश में अलग शासन प्रणाली को अपनाया जाता है। जैसे हम बात करें भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, हम बात करें चीन की, चीन है वो साम्यवादी देश है, साम्यवादी देश। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चीन एक साम्यवादी देश है। अब इनके सिद्धांत भी अलग अलग होंगे, क्योंकि हमने कहा था राजनीति के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, आदर्शों के बारे में ज्ञान देना ही क्या है? राजनीतिक समाजीकरण है। ज्ञान देना ही क्या है? राजनीतिक समाजीकरण है। तो अब इनके शासन प्रणाली अलग अलग है तो सिद्धांत भी अलग अलग होंगे। बस यानी जैसे जिस राज्य में, देश में सिद्धांत अपनाए जाते हैं उसी की जानकारी तो जनता को मिलती है, अलग थोड़ी मिल जाती है। अब भारत के जो आदर्श है हम बात कर लेते हैं। भारत के जो आदर्श है वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्रता। भारत के आदेश यही है, आदर्श है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्र समाज कह सकते हो या स्वतंत्रता कह सकते हो, स्वतंत्र समाज। अब मेरे को ये बताओ, आपने जब तक राजनीतिक विज्ञान आपने पढ़ा है, यहाँ तक जितनी भी आप +2 की बुक पढ़ी है, तब मैं आपको तो यही तो स्वतंत्रता के बारे में बताया था, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया था, लोकतंत्र के बारे में बताया था। इसका मतलब जैसा हमारे देश में शासन प्रणाली है वही आपको बताया जा रहा है, बस किताबों में वही तो लिखा है, यानी वो उसी चीज की आपको जानकारी दी जा रही है। तो कहने का मतलब जिस देश में जैसी शासन प्रणाली होती है उसी प्रकार के सिद्धांत जनता तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं साम्यवादी देश, अब चीन एक साम्यवादी देश है। ठीक है, उसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो होता है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का ज्ञान नहीं होता जनता को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बंद अर्थव्यवस्था की बात होती है, उसमें स्वतंत्रता की बात नहीं होती, समानता की बात होती है। किसकी बात होती है? देखो हमारे यहाँ स्वतंत्र समाज की बात होती है, लेकिन इनमें समानता की अधिक, समानता पर ज्यादा बल देते हैं। इसका मतलब वहां के लोगों को जो ज्ञान करवाया जाता है वो समानता और इस बंद अर्थव्यवस्था के बारे में ज्ञान करवाया जाता है, और कुछ भी नहीं है। बस सिंपल सी बात। तो कहने का मतलब जैसे मान लो जिससे मेरे को ज्ञान प्राप्त होगा वैसे ही तो आपको करवाऊंगा मैं, तो जैसा मेरे को जानकारी होगी वैसे ही तो मैं आपको, जैसे मेरे को पढ़ाने के जो सिद्धांत है मैं उसी प्रकार तो आपको पढ़ाऊंगा, अलग थोड़ी पढ़ाऊंगा। अलग टीचर है वो अलग सिद्धांत से आपको पढ़ाएंगे। इसी प्रकार भारत है, भारत के अंदर जैसी शासन प्रणाली है वैसी आपको जानकारी करवाई जा रही है, जैसे आप बुक्स के अंदर पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, इसी प्रकार चीन के अंदर ये थोड़ी पढ़ते हैं हम तो यहाँ पर देखो अधिकार पढ़े थे, मौलिक अधिकार पढ़े थे, 6 प्रकार के होते हैं, ये वो सब कुछ पढ़ा था। चीन के बुकों में ये थोड़ी मिलता है, चीन के बुक के अंदर तो वही मिलता है जो चीन के अंदर होता है, भारत के बुक के अंदर वो मिलता है जो भारत के अंदर होता है। यानी जैसे देश की शासन प्रणाली होती है, जैसे आदर्श होते हैं, वैसे ही आदर्श क्या कराए जाते हैं, समाज को जानकारी या उनको प्रदान करवाए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी कहानी। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया पर्सन, बहुत ही अच्छा, सब याद है आपके, अब बता देता हूँ आपको, जल्दी जल्दी आप ही कर लोगे, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। सबसे वो है राजनीतिक समाजीकरण के साधन। देखो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया राजनीतिक समाजीकरण है, तो आपको राजनीति का ज्ञान कहाँ से, यानी राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ होता है राजनीति का ज्ञान होना, ज्ञान प्राप्त होना। वो ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हो रहा है, वो ही साधन होते हैं। वो आपको ज्ञान मेरे से प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब एक विद्यालय, टीचर भी एक साधन है। आपको अपना परिवार, माता पिता आपको बता रहे हैं, इसका मतलब वो परिवार एक साधन है। आपको टीवी, टेलीविजन, रेडियो से समाचार, न्यूज पेपर है, उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, राजनीतिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, इसका मतलब वो भी एक साधन है। आपको राजनीतिक दल करवा रहे हैं, यानी कौन आपको राजनीति के बारे में ज्ञान दे रहा है,
जो व्यक्ति, जो संस्था, जो भी साधन आपको राजनीति के बारे में ज्ञान दे रहा है वो राजनीतिक समाजीकरण के साधन है। तो इसके अंदर पहला मैटर यही होता है, साधन के अंदर पहला होता है परिवार। कि ज्यादातर, क्योंकि परिवार मनुष्य का क्या होता है, पहला जो परिवार होता है ना वो प्रथम विद्यालय होता है, प्रथम विद्यालय होता है, यानी सबसे ज्यादा हमें जो जानकारी मिलती है वो परिवार से। अरे विद्यालय में तो हम लेट जाते हैं ना, पहले थोड़ी जाते हैं। जो हमारा मेन स्कूल है, विद्यालय है, उसके अंदर तो बाद में जाते हैं। सबसे पहले जो मनुष्य को जो ज्यादा जानकारी मिलती है वो परिवार से मिलती है। 6-7 साल तक हम परिवार में तो रहते हैं। इस प्रकार हमें राजनीति के बारे में माता पिता बताते हैं। देखो कई बार कैसे होता है, जैसे बड़े जो लोग होते हैं ना, हमारे पिताजी होते हैं, माताजी होते हैं, जिस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, जिस पार्टी का समर्थन करते हैं, हम उनके पीछे चल पड़ते हैं और उनसे कहने पर ही हम उसको वोट दे देते हैं। इसका मतलब वो राजनीतिक जानकारी कहाँ से मिली हमें? परिवार से। मेरे को पता है जब वोट आए थे ना, पापा ने कहा था ये सरपंच बहुत अच्छा होता है, ये आदमी बढ़िया है, ये हमारा संबंधित है, ये हमें हमारे काम कर देगा, ऐसा वैसा करके वो मेरे से वोट दिला दिया। इसका मतलब उससे संबंधित जानकारी मेरे को कौन दे रहा है? परिवार दे रहा है। क्योंकि परिवार मनुष्य की प्रथम पाठशाला होती है, विद्यालय होता है, प्रथम पाठशाला होती है। इसका मतलब मेरे आपको सभी को जो राजनीति के बारे में ज्ञान मिलता है, स्थायी ज्ञान, वो कहाँ से मिलता है? परिवार से। परिवार वाले नहीं कहते आपको राजनीति में भाग मत ले यार, तो गंदी राजनीति है, ऐसा बोलते हैं ना। तो मतलब वो हमें बता रहे हैं, फिर कुछ उदाहरण देंगे, उसके टाइम ऐसे हुआ था, वहां पर ऐसे दंगे हो गए थे, वो हो गया था, वो हो गया था। कुछ फिर आ कहते हैं अरे बढ़िया होती है राजनीति में, भाग लेना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, ताकि आपको भी बाद में काम आए। फिर वो कहेंगे राजनीति देखो, राजनेता थे, उन्होंने जो प्राचीन काल में कितनी अपनी कुर्बानियां दी थी, अच्छे नेता भी होते हैं, ऐसा वगैरह। यानी ये जानकारी कौन दे रहा है हमें? परिवार दे रहा है। तो परिवार भी एक साधन है राजनीतिक समाजीकरण का, बात समझिए ना। यानी राजनीतिक के बारे में हमें ज्ञान मिल रहा है, वो कौन किससे मिल रहा है? परिवार से मिल रहा है। तो परिवार भी एक राजनीतिक समाजीकरण का साधन है और बहुत महत्वपूर्ण साधन है ये। क्योंकि जो हमारे बड़े जहाँ पर वोट देते हैं वही हम वोट देते हैं, बड़े जो सपोर्ट करते हैं उसी की हम सपोर्ट करते हैं, उसके विरुद्ध हम नहीं चलते। बस यानी राजनीति का ज्ञान मिलता है। चलो उसके बाद सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड आता है इसका शिक्षण संस्थान, यानी विद्यालय। यानी परिवार से निकलकर आप कहाँ जाते हो? विद्यालय में जाते हो। कहाँ जाते हो? विद्यालय में। जैसे हम परिवार से निकलेंगे वैसे हमारा विद्यालय में एडमिशन हो जाता है, वहां जाना शुरू कर देते हैं। अब हमें विद्यालय से आपको क्या राजनीति के बारे में जानकारी नहीं मिलती क्या? अब इतनी भी हमने क्लासें लगाई है, सारी राजनीति के बारे में तो लगाई है, राजनीति के बारे में तो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, लोकतंत्र के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में, क्या क्या विशेषता है, क्या उसमें शामिल है, कौन से आर्टिकल है, कौन सा भाग है, क्या, यानी प्रत्येक प्रकार की जानकारी आपको कहाँ से मिल रही है? विद्यालय से तो मिल रही है भाई। तो यानी शिक्षण संस्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि परिवार में तो हमें ये कहा था भी राजनीतिक चीज होती है, हमें वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन शिक्षण संस्थान ने क्या किया? उसको हमें स्थायी बना दिया। अब वास्तव में पता चल गया भी राजनीति के अंदर वोट देने का हमारा अधिकार है, हमें सरकार की पक्ष विपक्ष करने का अधिकार है, हमें निर्वाचन होने का अधिकार है। इसका मतलब यहाँ पर तो एक टेम्परेरी काम था, परिवार ने हमें बता दिया, लेकिन इसने उस ज्ञान को स्थायी कर दिया। इस ज्ञान को क्या कर दिया? शिक्षण संस्थान ने स्थायी कर दिया। इसका मतलब आपको वर्तमान में, अब आप मेरी क्लास लगा रहे हो, इसका मतलब आप राजनीति का ज्ञान ले रहे हो। तो ये राजनीति का ज्ञान कहाँ मिल रहा है? शिक्षण संस्थान में, यानी विद्यालय में तो मिल रहा है। यानी शिक्षण संस्थान भी राजनीतिक समाजीकरण का बहुत महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम तीसरे नंबर का पढ़े। मैं यही लिख देता हूँ, तुम सारे इकट्ठे कर लेंगे। राजनीतिक दल। देखो मेरी बात सुनो आप, राजनीतिक दल की हम बात करें, देखो जब चुनाव होते हैं, एमपी एमएलए के चुनाव होते हैं, तो वो आते हैं ना नेता भाषण देने, गांव में, मोहल्लों में, नुक्कड़ पर आते हैं ना, लोगों को इकट्ठा करके वो बताते हैं भी किस प्रकार राजनीति चलती है। तो 5 साल पहले जिन्होंने सरकार ने राज किया था ना, उसके बारे में बताते हैं, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे आपको नुकसान पहुंचाया, हम आपके लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इसका मतलब राजनीति के बारे में वो क्या है, आपके घर पर आकर बोल के जाते हैं, हम आपके लिए ऐसा करेंगे, हम ऐसा कानून लाएंगे, हम वैकेंसियां निकालेंगे, हम आपको रोजगार देंगे, गरीबी दूर करेंगे। यानी कहने का मतलब वो ज्ञान कौन दे रहा है? राजनीतिक दल दे रहा है। कौन दे रहा है? राजनीतिक दल। क्योंकि उनको सत्ता में आना होता है, इसलिए वो जनता के पास जाते हैं, समाज में जाते हैं और समाज में जाकर राजनीति का ज्ञान देते हैं, राजनीति के बारे में बताते हैं, राजनीति की व्याख्या करते हैं। होता नहीं होता? आप कभी देख लेना, चुनाव होंगे ना एमपी एमएलए के, जब आएंगे वो
सरपंच वगैरह इनके चुनाव में बहुत इकट्ठे कर लेते हैं लोगों को और फिर वहाँ पर भाषण देते हैं। उस भाषण में क्या बताया जाता है? राजनीति के बारे में तो बताया जाता है, कोई अलग ज्ञान थोड़ी देते हैं, वो राजनीति के बारे में बताया जाता है। पिछले 5 साल क्या हुआ था, हम 5 साल के अंदर क्या करेंगे, वो नेता कैसा है, वो सरकार कैसी थी, हमारी सरकार कैसी है। यानी आपको राजनीति के बारे में पूरी नॉलेज ज्ञान जानकारी प्रदान कराई जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा। उसके आगे हम नेक्स्ट बात करें, एक होता है राष्ट्रीय प्रतीक। यानी राष्ट्रीय प्रतीक के द्वारा भी हमें क्या होता है, राजनीति की जानकारी मिलती है। राष्ट्रीय प्रतीक जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा, राष्ट्रीय ज्ञान, राष्ट्रीय गीत है या नहीं, ये सब क्या है, ये राजनीतिक समाजीकरण के साधन है। इसके द्वारा हमारा राजनीतिक यानी देश के प्रति हमारी भावना जागृत होती है, राजनीति के प्रति भावना जागृत होती है। इसका मतलब राष्ट्रीय प्रतीक के द्वारा भी क्या होता है, राजनीतिक समाजीकरण होता है, राजनीतिक यानी राजनीतिक ज्ञान या जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ कर देता हूँ, जनसंचार के साधन। देखो जनसंचार जैसे टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, इनके द्वारा क्या आपको राजनीति का ज्ञान नहीं मिलता क्या? आप न्यूज़पेपर देखना, सुबह आते ही आपको सबका जो भाषण दिया है, कौन क्या करेगा, टोटल राजनीतिक ज्ञान मिलेगा आपको। देखना आप कभी न्यूज़पेपर के अंदर जो भी नेता होता है उसकी सबकी बात, आलोचना, पक्ष विपक्ष सब कुछ लिखा होता है उसके अंदर। उसके बाद टीवी के अंदर भी न्यूज समाचार आते हैं, न्यूज आती है, रेडियो के अंदर, यानी इनके द्वारा आपको क्या किया जाता है, राजनीति का ज्ञान कराया जाता है। और ध्यान रखना, तो आज के वर्तमान में अगर देखें लोकतांत्रिक देशों में, अगर भारत की बात करें हम, तो ये भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक समाजीकरण का साधन है। क्योंकि ये टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं, अगर वो खबर छापकर पूरी सरकार बदल सकते हैं, लोगों के मन में मानसिकता चेंज कर सकते हैं ये। यानी किसकी सरकार बननी है, किसकी नहीं बननी, सब इस पर डिपेंड करता है। अगर ये खबर छापने लग जाए ना, सही खबर, तो इस सरकार की पूरी पोल निकाल सकते हैं। पुराने टाइम में उसको बिल्कुल ही वोट नहीं मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है ये पूरी सरकार को चेंज कर सकते हैं, इतनी ताकत होती है। यानी लोगों के पास जो मेन जानकारी मिलती है वो इन्हीं से तो मिलती है भाई। डेली की सुबह को हमें राजनीतिक जानकारी मिलती है और न्यूज़पेपर से ही तो मिलती है। टीवी के अंदर हम न्यूज़ देखते हैं, उनसे ही तो प्राप्त होती है। सुबह हम शाम को हम रेडियो सुनते हैं, उन्हीं से ही तो न्यूज़ प्राप्त होती है। ये तो डेली राजनीतिक प्रतीक या जो राजनीतिक दल है वो डेली थोड़ी आएंगे हमारे घर, ये तो चुनावों के दौरान आएंगे। लेकिन ये वो साधन है जो डेली हमें मिलता है, डेली हम इससे न्यूज़ सुनते हैं, खबरें सुनते हैं। इसका मतलब राजनीतिक समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा साधन माना जाता है ये व्यक्ति की पूरी मानसिकता को चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। देखो नेक्स्ट तो क्या है, ये आपका लेसन ही पूरा हो गया, बिल्कुल छोटा सा लेसन था, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल लेसन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा लेसन है। कभी नहीं भूलोगे आप, ईमानदारी से अगर इसको आप ध्यान से इस क्लास को सुनिए ना अपने, कभी नहीं भूलोगे। मैं एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ। राजनीतिक समाजीकरण यानी राजनीति का समाज को ज्ञान देना, यानी व्यक्ति को राजनीति का ज्ञान देना या व्यक्ति को राजनीति में प्रवेश देना। ठीक है, ये वो प्रक्रिया होती है, वो राजनीतिक समाजीकरण की होती है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की संकल्पना है। इसका मतलब ये नवीन संकल्पनाएं हैं, यानी आधुनिक अवधारणाएं हैं। ये आधुनिक, या देखो हमने पढ़ा था न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये तो प्राचीन काल से चली आ रही है। हमने न्याय पढ़ा था, शक्ति, सत्ता, वेदता पढ़ा था, नेशन पढ़ा था ना, स्वतंत्रता, समानता पढ़ा था, ये तो प्राचीन काल से चली आ रही है। इसका कोई धर्म पढ़ा था, इसका कोई मैटर, तो कोई धर्म भी थोड़ी है। लेकिन ये वो संकल्पना है जो 1945 के बाद की आप विकास हुआ था इनका। 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकास हुआ था। और ये किन के लिए थी? ये उन देशों के लिए थी जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जो स्वतंत्र हुए थे, नवीन देश उसी समय स्वतंत्र हुए थे और उनको विकास की आवश्यकता थी, अपना विकास करना था। इसलिए वो पुरानी संकल्पनाएं लेकर तो विकास कर नहीं सकते अपना, इसलिए उनसे संबंधित नवीन संकल्पनाओं ने जन्म लिया और जो समाज शास्त्रीय अवधारणाएं थी। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का बहुत घनिष्ठ संबंध है, आपस में अंतर संबंध है। तब उन्होंने क्या किया, कुछ समाजशास्त्रीय अवधारणाएं अपने राजनीति में प्रवेश कर गई। ठीक है, और उसके अंदर राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था और भी बहुत प्रकार के, वो सब प्रकार के आप उसके अंदर पढ़ोगे। ठीक है, ये सारे के सारे आधुनिक अवधारणाएं हैं। ठीक है,
ये अर्बन साइमन था। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी राजनीतिक समाजीकरण में सबसे पहले इसकी व्याख्या की थी। ठीक है, अमन पावेल ने कहा था राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करना, और कावानाथ ने ये कहा था राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीति का ज्ञान देना। ठीक है, भारत के अंदर है वो आदर्श अलग है, तो हमें उसी आदर्श का ज्ञान कराया जाता है। चीन, जिस देशों में जैसा आदर्श होगा वैसे ही तो ज्ञान मिलेगा हमें। मान लो मेरा परिवार अगर वो राजनीति के विरुद्ध है, वो मेरे को हमेशा ये कहेगा, पापा मम्मी जो भी है बड़े जो बुजुर्ग है वो ये कहेंगे अरे राजनीति बुरी होती है, राजनीति में मत जा। इसका मतलब मेरे को जो ज्ञान मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है। अगर मेरा परिवार मान लो राजनीति के प्रति अगर पॉजिटिव सोच रखता है तो वो ये कहेंगे अरे राजनीति अच्छी होती है, राजनीति में जाना चाहिए, राजनीति में भाग लेना चाहिए। यानी जैसा वो हमें ज्ञान देंगे वैसे ही तो ज्ञान हमें मिलेगा। उसी प्रकार जैसा देश हमें ज्ञान देगा, हमारे देश में जो प्रक्रिया है वही आप किताबों में पढ़ रहे हो, वही ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। चीन में जो प्रक्रिया है उसके बुक में वही प्रक्रिया है और वही लोगों को ज्ञान करवाई जा रही है। बस सिंपल सी बात। पाकिस्तान में अलग प्रक्रिया है, कट्टरपंथ है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर सैनिकवाद ज़्यादा है। ठीक है, तो वैसे ही जनता को ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक है तो लोकतंत्र का ज्ञान मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है जैसे जिस देश में प्रक्रिया होती है वैसे ही जनता को ज्ञान कराना, लेकिन है ये राजनीतिक समाजीकरण। ये क्या है? राजनीतिक समाजीकरण है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट दूसरा इसी इकाई का आएगा वो आएगा राजनीतिक संस्कृति। इसका मतलब आधा तो आपको इससे संबंधित बातें याद ही होगी। ये भी क्यों? क्योंकि ये भी इससे संबंधित ही है। ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद आई थी। ये भी एक नवीन आधुनिक अवधारणा है। ठीक है, ठीक है, ये भी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों से संबंधित अवधारणा है, समाजशास्त्रीय अवधारणा है। लेकिन ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसी क्लास के अंदर हम एक ही पढ़ा है राजनीतिक समाजीकरण। और मेरे हिसाब से इससे संबंधित आपसे कोई प्रश्न पूछ ले आप गलत नहीं करोगे। एग्जाम के अंदर कुछ भी आ जाए, बिल्कुल छोटा सा लेसन है, ये सारे छोटे छोटे लेसन है जो अवधारणाओं के हैं। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।